हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 31 है। इस डे 31 में आज हम सीसेट की लेट्स क्रैक सीरीज के अंतिम टॉपिक या कहें कि अंतिम पार्ट को कैलेंडर के कवर करेंगे, जिसमें हम विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अर्थात 2011 से 2020 तक में जो भी यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 31 है, जिसमें आज हमें टॉपिक कैलेंडर के अंतिम पार्ट को कवर करना है। ऑलरेडी हमारे इस विषय से संबंधित 4 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन पार्ट्स को देखा होगा। और साथ ही जब हमने पार्ट्स की शुरुआत की थी तो हमने आपको एक गाइडलाइन भी प्रोवाइड कराई थी कि अगर आपको इस वर्ष का 2021 का प्रीलिम्स देना है तो आप चाहें तो इस पूरे के पूरे टॉपिक की सीरीज को स्किप कर सकते हैं, या कहें कि आप डे 1 से लेकर केवल डे 26 तक के ही टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप यूपीएससी के सीसेट में 50+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है, जिस हिसाब से कोरोना की सिचुएशन बन रही है, तो आप इन्हें 1 से 2 बार रिवाइज करके देख सकते हैं। बट इस पर इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछती है तो या तो एक पूछती है या तो पूछती ही नहीं है। कहने का मतलब इस टाइप के प्रश्नों की पूछने की संभावना यूपीएससी में काफ़ी कम रहती है। क्लियर? तो उन्हीं को हमें पढ़ना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करें। इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं वो ये समझ जाएं कि हमने आपकी तैयारी के लिए, खासतौर पर 2021 की प्रीलिम की तैयारी के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हमने कई सारी सीरीज़ों को आपके लिए लॉन्च किया है। अब आप में से कई सारे बच्चों को ये लग रहा है कि जो बच्चे 2022, 2023 और 2024 में एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए क्या सुविधा है। तो 2022 के लिए हमने 19 नवंबर से इसी तरह की एक नई प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज की शुरुआत करेंगे। साथ ही हम 1 अक्टूबर से आपके लिए, जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मेंस का जीएस का पूरा फाउंडेशन विथ हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस भी शुरू करेंगे। और आपको एक बात हम बता दें कि हम कुछ भी कभी भी अगर शुरू करेंगे तो वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसकी आपको कोई भी फीस कभी भी किसी भी समय नहीं पे करनी है, और ना ही हम कभी आपसे कोई फी मांगेंगे। एक और बात कि हम जितने भी प्रोग्राम चलाते हैं वो पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा प्रेरित हैं, तो इसीलिए आपसे हम फीस बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको आधा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराएं और आधे के लिए फिर हम आपसे एक कोई पैकेज मांगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको पूरी जो 2 से 3 लाख रुपए आप पे करके एक क्लास को अवेल करते हो, हम उससे भी ज़्यादा सुविधाएं आपको पूरी तरह से निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोरोना के टाइम पीरियड में कई सारे परिवार की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है। तो उन परिवार के उन सपनों को न टूटने दें, उन परिवार के उन बच्चों के उन सपनों को पूरा करने में हम जितना सहयोग कर सकते हैं उतना कर सकें। तो उसी दिशा में पूरा प्रोग्राम है और आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो हमने कई सारी इसमें सीरीज़ शुरू की हैं, चाहे प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, चाहे करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, या प्रीलिम बैक ईयर लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, या फिर सीसेट की। इन सारी सीरीज का मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर किसी भी प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको ये भी बता दिया है कि कैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल को यूज कर सकते हैं। उसका वीडियो ऑलरेडी हमारा चैनल पर शेयर किया जा चुका है, तो आप वहां से भी काफ़ी कुछ अवेल कर सकते हैं। साथ ही आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक की मदद से जुड़कर नित्य 80 से भी ज़्यादा एमसीक्यू, जितनी भी यूपीएससी से संबंधित इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की हों, चाहे फिर एनआईएएस की हों, या फिर किसी भी अदर इंस्टीट्यूट की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स, मैगजीन, टेस्ट सीरीज, वो हम आपको सब एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेल करा देते हैं। तो उम्मीद है कि आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, तो आपको चिंता और चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। तो यूपीएससी ने 2020 के अपने इस बार के प्रीलिम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, अधिकांश बच्चों को देखते ही समझ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने हमारे प्रीवियस पार्ट को पढ़ रखा है, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्लियर। 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है, 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष नहीं है, 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है, 12 जुलाई को रविवार नहीं है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादा आपको दिमाग और बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसने आपको अधिवर्ष दे दिया है। अधिवर्ष का इंग्लिश में मतलब होता है लीप ईयर और हिंदी में मतलब होता है अधिवर्ष। क्लियर। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ जनवरी है, अगर मार्च या अप्रैल दिया होता तो हमें अधिवर्ष को चेक करने की ज़रूरत ना पड़ती। क्लियर। तो अब यहाँ पे आपको दे दिया 12 जनवरी, यानी कि जो फरवरी होगी वो 29 माह की होगी। क्लियर। सॉरी 29 दिन की होगी, 29 माह मैं कह रहा हूँ, मतलब फरवरी का जो महीना होगा वो 29 दिनों का होगा, ऐसे आप समझिए। क्लियर। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई। दूसरी आपको यहाँ पे चालाकी क्या करनी है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एक फार्मूला या कहें कि एक टाइप, जिसमें हमने आपको क्या बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि डेट इक्वल होती हैं उस, और आपसे पूछ देगा कि फला माह में कौन सा दिन होगा। ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो डेट इक्वल वाले हैं, जैसे 12 जनवरी है तो 12 जुलाई को पहले चेक करेंगे, बाद में 15 जुलाई को चेक करेंगे। क्लियर। तो इससे क्या होता है कि हमारी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो हम वही काम करेंगे कि पहले हम ऑप्शन सी से चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले कि ऑप्शन तो हमने देख लिया कि ऑप्शन कह रहा है कि 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। कहने का मतलब अगर लीप ईयर है वो तो पक्का 12 जुलाई को संडे होगा। तो ये स्टेटमेंट हम चेक करते हैं क्या वास्तव में सत्य है या असत्य है। अगर असत्य होगा तो नीचे वाला सही हो जाएगा, और अगर दोनों असत्य होंगे, कुछ और होगा, तो ऊपर में कुछ सही होगा। तो हम गेस करके अपनी थिंकिंग प्रोसेस से सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। क्लियर। इतनी आपके अंदर क्षमता आ जाएगी जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तब। ठीक है। तो 12 को रविवार आपको दिया है। अब आप मोटे तौर पर पहले क्या किया करो कि बेसिक रूल से, हालांकि जो अच्छे बच्चे हैं उनको ऐसे ही तुरंत पता चल जाएगा कि कितने महीने हैं, बट हमें उतना नहीं करना है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितना सिंपल से सिंपल रह के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमें 80 क्वेश्चन 2 घंटे में नहीं करने हैं, हमें 50 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं। क्लियर। तो हम उसी हिसाब से अपने टाइम को टेक करेंगे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जनवरी से लेके जुलाई तक के महीनों को देखना है, उनमें कितने कितने दिन होते हैं। तो जनवरी 31 की होती है, फरवरी 29 की, क्योंकि ये लीप वर्ष है, नहीं तो 28 होती, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 31 का और जुलाई आपका 31 का। क्लियर। इतनी सारी बातें आपको पता चल गई। तो अब आप क्या करेंगे, कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपको इन सभी दिनों को ऐड कर लेना है, मतलब जोड़ लेना है कि आप 12 जुलाई तक पहुंचने में कितने दिन आपको लगेंगे। ठीक। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दो, आपको क्या दिया है, आप हालांकि जोड़ लो पहले कि 31, 29, क्लियर, और फिर आपका 31, फिर आपका 30, फिर आपका 31, फिर आपका 30 और फिर आपका कितना 12 जुलाई। तो 12 तारीख तक जोड़ेंगे। ठीक है। उसमें पूरा नहीं जोड़ेंगे, 2 1 3 और 1 4, सॉरी 2 1 3 1 4 और 1 5 और 9 5 14 हो गया आपका। ठीक है। 3 2 5 3 8 3 11 3 14 3 17 18 और 1 19, 194 दिन आ रहे हैं। बट हमें इसने क्या दिया था 12 जनवरी, तो 31 में आप 12 को माइनस कर दोगे। ठीक। तो 194 में आप 12 को माइनस कर दो, तो आपके कितने दिन बचे, 182 दिन बचे आपके। ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, वही काम जो हमने आपको पहले बताया था कि 182 को आप सप्ताह बना लो, 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 छंग 42, यानी कि विषम दिन कितने आए, 0 आए। अब एक बात बताओ, आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था कि विषम दिन जब 0 होंगे, ठीक है, यानी कि जब पूरा का पूरा 7 से हम किसी संख्या में डिवाइड कर देते हैं और पूरा का पूरा भाग चला जाए तो हमें वही दिन की प्राप्ति होती है। ऑलरेडी आपने क्वेश्चन किया था। क्लियर। तो अब आप बताइए, जब पूरा का पूरा इसमें चला गया है, विषम दिन 0 आया है, तो कौन सा दिन होगा, जो दिन 12 जनवरी को था अर्थात संडे था, तो 12 जुलाई को भी संडे होगा।
अब आप यहाँ पे एक कंडीशन देखो, हमने ये कब फुलफिल किया, जब ये अधिवर्ष था, मतलब 29 फरवरी को मानकर। तो यहाँ पे ये भी आपको चेक करना है कि अच्छा यदि वर्ष वो अधिवर्ष होगा, ठीक है, तो 12 जुलाई को संडे होगा। क्लियर? हो सकता है आपको कभी ऑप्शन ऐसा भी दे दे कि जैसे ये दिया ना 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष अधिवर्ष नहीं है। यहाँ पे हालांकि इसने पहले नहीं दिया है रविवार को लेकर, लेकिन यहाँ पे ये भी कर सकता था चालाकी। तो इस चालाकी से भी आपको बचना है। क्लियर? तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तो काफ़ी मतलब थिंकिंग वाला, लेकिन डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट वही है कि जितना हम थिंकिंग से करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 2019 से पूछा गया है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस क्वेश्चन से आप बचिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछेगा लेकिन आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा खींच लेगा। ठीक है, और तुक्का मारेंगे तो गलत हो जाएगा। श्रीमान एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है और दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है। उसके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है जो कि 20 दिसंबर को पड़ता है? सोमवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार को या रविवार को? हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे कि जो कुछ भी इसमें दिया है इस क्वेश्चन में, हम उस क्वेश्चन को मेंशन करते जाएंगे। ठीक है, उसने आपको क्या दिया है? उसने आपको दे दिया है कि जो 5वां सोमवार है, ध्यान देना, जो 5वां सोमवार है किसका? अप्रैल का। ठीक है, वो उसमें उसका जो बर्थडे है पहले बच्चे का है, ध्यान दिए। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, वो जो 5वां बृहस्पतिवार है नवंबर का, ठीक है, 5वां जो बृहस्पतिवार है मतलब जो थर्सडे है नवंबर का, ये दूसरे बच्चे का है, उसमें उसका बर्थडे है। यानी कि ये मंडे की बात कर रहा है और ये थर्सडे की बात कर रहा। क्लियर? और आपसे पूछा है कि थर्ड बच्चे का बता दो। थर्ड बच्चे का उसने क्या दिया? डेट दी है, बस डे नहीं दिया है। मतलब डेट दे दिया कि 20 दिसंबर को है, लेकिन 20 दिसंबर को दिन कौन सा है? अब यहाँ पे मोटे तौर पर एक चीज़ बस सोच लो आप कि उसने हमको अप्रैल का महीना दिया हुआ है, ठीक है, कि अप्रैल का बर्थडे है। ठीक, दूसरा हमें उसने किसका दिया है? नवंबर का दिया है। तो हम या तो अप्रैल का पता कर लें या तो नवंबर का पता कर लें। नवंबर का पता करना काफ़ी आसान है और नवंबर का पता करने के बाद 20 दिसंबर तक पहुंचना काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि संख्या काफ़ी कम होगी। संख्या काफ़ी कम होगी का क्या मतलब है? संख्या काफ़ी कम होगी कि नवंबर का अंतिम ही सप्ताह की बात करेगा और 20 दिन की बात करेगा। तो हम 20 दिन और नवंबर के अंतिम सप्ताह के बीच के डिफरेंस को चेक कर लेंगे और उसमें 7 का डिवाइड कर देंगे और उसी के हिसाब हम वहाँ पे डे को मेंशन कर देंगे। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। पहले तो ये देखना है कि आखिरकार 5वां सप्ताह नवंबर में या अप्रैल में किस दिन या किस तारीख को पड़ता है। पहले तो ये पता करना है। ये पता करने के लिए आपको यहाँ पे बस दिमाग लगाना है, थिंकिंग। एक महीने में वैसे कितने सप्ताह होते हैं? 4 होते हैं, यानी कि लगभग हर दिन 4-4 बार आता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आएंगे। वो कब 5 बार आएंगे? जब वो 1 या 2 से शुरू होंगे। क्लियर? तो यानी कि हम ये मान सकते हैं कि उस महीने की 29 या 30 तारीख को 5वां सोमवार पड़ा होगा। अब आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा सर 31 क्यों नहीं? 31 इसलिए नहीं क्योंकि अप्रैल का महीना 30 का होता है, नवंबर का महीना 30 का होता है। यूपीएससी के एग्जामिनर को ये पता था, इसीलिए उसने आपको सिमिलरिटी दी है। ठीक है, तो आप समझ गए कि 29 या 30 अप्रैल होगा, 29 या 30 नवंबर होगा। बट इसी को कंफर्म करना है, क्योंकि अगर ये कंफर्म नहीं हुआ ना तो एक दिन के अंतर से आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसको कैसे कंफर्म करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, आपको बस समझना है। क्या समझना है आपको? कि हमें 29 और 30 दिया है, तो हम क्या करेंगे कि पहले बच्चे का जो डे है क्या है? बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार आपका कौन से दिन आता है? चौथे दिन आता है। ठीक है, सोमवार आपका कौन से दिन आता है? पहले दिन आता है। ठीक है, सोमवार पहले दिन, बृहस्पति आपका चौथे दिन। दोनों के बीच दिनों में डिफरेंस कितना है बताइए? 3 दिनों का। यहाँ पे ध्यान देना, 3 दिनों का डिफरेंस है।
अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, आप पहले ये करो 29 अप्रैल से 29 नवंबर के बीच विषम दिन निकालो, फिर आप 30 अप्रैल से 30 नवंबर के बीच विषम दिन निकालो, फिर आप क्या करो कि 29 अप्रैल से 30 नवंबर के मध्य विषम दिन निकालो। अब आप सोचेंगे सर ये विषम दिन कैसे निकलेगा? भाई बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ, हालांकि हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे नहीं, आप निकालेंगे तो आपको यही निकलेगा। क्या करना है कि 29 अप्रैल की बात हम कर रहे हैं तो 1 अप्रैल में दिन शेष है, ठीक है, 1 अप्रैल में शेष है। मई में आपका कितना है, 31 दिन, ठीक है। जून में आपका कितना है, 30 दिन। जुलाई में आपका 31, ठीक है। अगस्त में आपका 30, सितंबर में आपका कितना है, अगस्त में आपका कितना दिन आएगा, सितंबर में आपका 30 दिन होगा, 31 अगस्त होता है, ठीक है, 31 दिन होगा। अब आपको क्या करना है, इन सबको डे को जोड़ देना है आपस में, ठीक। और जब जोड़ दोगे जितनी टोटल संख्या आएगी आपके नवंबर तक में, यहाँ नवंबर तक जाना है आपको, उसमें आप 7 का डिवाइड कर दोगे तो जो शेष बचेगा वो 4 दिन ही आएगा। और एक बात और बताएं, अब यहाँ पे बुद्धि लगाओ कि 29 अप्रैल से जब 29 नवंबर तक गए तो 4 दिन शेष बचा। अब एक दिन यहाँ बढ़ा दो, एक दिन यहाँ बढ़ा दो, तो क्या भाग में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, यानी कि उसमें भी हमारा 4 दिन ही शेष बचेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये विषम दिन 4 हमारे ऊपर वाले इस विषम दिन से मैच कर रहे हैं? 3 से नहीं मैच कर रहे, यानी कि हम इसको नहीं लेंगे। ये 2 कंडीशन हमारी सॉल्व नहीं है या 2 कंडीशन हमारी नहीं सही है। अगर 3 आ जाता तो हम ले लेते। अब हम तीसरी कंडीशन क्या बनाएंगे, 29 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक। तो आप जब डिवाइड करेंगे 29 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक, तो आपके जो विषम दिन बचते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, 4 + 1 = 5, क्योंकि एक दिन यहाँ बढ़ जाएगा ना, एक दिन यहाँ बढ़ गया तो ये 5 हो गया। लेकिन आपको ये नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये भी आपका इससे मैच नहीं कर रहा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 30 अप्रैल से लेकर 29 नवंबर के मध्य के दिन। तो आप एक बात बताओ, आपने पहले एक फार्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा जब हम आपको पढ़ाते थे ना कि अगर किसी माह के प्रथम दिन सोमवार है तो उसके अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करते थे, प्लस करते थे वहाँ पे दिनों को। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर अंतिम दिन सोमवार है तो उस माह का पहला दिन या 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करते थे, माइनस करते थे। तो वही चीज़ अब यहाँ आएगी कि 30 अप्रैल की हम यहाँ बात कर रहे हैं और 29 क्या है, नवंबर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम एक कदम पीछे जा रहे हैं, ठीक है, नवंबर में कम हो रहा है। तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि 4 - 1। क्लियर? अब 4 - 1 हो गया तो = 3 आ गया, यानी कि ये जो इक्वेशन है हमारी ऊपर वाली इक्वेशन से मैच कर रही। अर्थात अगर अप्रैल का महीना 30 होगा, यानी कि 30वें अप्रैल के माह में उसका बर्थडे 5वां सोमवार पड़ता है, तो नवंबर में उसका 29 को 5वां बृहस्पतिवार पड़ता है। समझ गए? इतना ही हमें समझना है। अब हमने जब इतना समझ लिया कि 29 नवंबर को बृहस्पतिवार पड़ता है, तो आपको 20 दिसंबर तक जाना है, तो आप बताइए कितना, एक दिन यहाँ शेष है, 20 दिन ये है, तो 21 दिन का अंतर है आपका, बताइए। और 21 में आप 7 का डिवाइड करो, 7 × 21 कट गया, यानी कि पूरा कट गया, तो 0 विषम दिन आया। अर्थात जो दिन 29 को होगा वही 20 दिसंबर को होगा, यानी कि इसमें भी आपका दिन बृहस्पतिवार ही होगा, दिनों में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अर्थात यूपीएससी ने आपको एक तरीके से बस घुमा दिया था। क्लियर? तो आप इस तरीके से इसमें विकल्प बी को सही कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी लंबा प्रोसेस मैंने आपको बताया, बट आप जब सॉल्व करेंगे, आपकी जब कैपेबिलिटी इतनी फास्ट होगी तो आप आसानी से आंसर काफ़ी स्पीड मोड में निकाल सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन देखते हैं हम अपना आगे, जो कि 2019 में ही यूपीएससी ने पूछा है। तो क्या क्वेश्चन है, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2009 का है। देखो हमने एक फार्मूला क्या पढ़ा था कि किसी भी माह में किसी भी वर्ष में अगर आप 28 को ऐड कर देंगे तो आपको वही कैलेंडर प्राप्त हो जाता है। बट यहाँ पे 28 वाली कोई संख्या ही नहीं दी है, समझ गए।
तो हमारा एक दूसरा फार्मूला क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी ईयर में अगर उनके विषम दिनों की संख्या को समान कर दो, ठीक है, तो हमें अगले वर्ष का कैलेंडर प्राप्त हो जाता है। समझ गए? नहीं समझे होंगे आप, विषम दिन बार बार दिमाग में कन्फ्यूज़न आ रहा होगा। मतलब वही है कि मान लो ये 2009 का कैलेंडर है, तो अब हमें क्या देखना है, 4 ऑप्शन हमारे दिए हैं 2018 तक के, तो पहले हम सबसे कम वाले को चेक करते हैं, ठीक, यानी कि 2010 से लेके 2015 तक वाला चेक करते हैं। मैंने वही वाला करना है जो हमने पहले वाले फार्मूले में किया था ना, क्या किया था कि सी ऑप्शन को अपने मन से पकड़ लिया था, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, सबसे कम वाले को पहले पकड़ेंगे। हमने सबसे कम वाले को पकड़ा। अब आप बताओ 2010 से 2015 के मध्य में कितने विषम दिन होंगे? अच्छे से आपको पता है। आप सोच रहे होंगे कैसे सर विषम दिन निकालेंगे? तो हमारी फर्स्ट डे की क्लास में आपको हमने बताया था कि अगर साधारण वर्ष होता है तो विषम दिनों की संख्या 1 होती है, लीप वर्ष होता है तो विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो क्या 2010 लीप वर्ष है? नहीं, साधारण है, क्योंकि 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 2011 साधारण है। 2012 लीप है, क्यों? क्योंकि 12 में 4 का डिवाइड चला जाएगा। 13 लीप नहीं है, 14 लीप नहीं है, 15 लीप नहीं है। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए। अब आप बताओ मोटे तौर पर 1 2 4 5 6 7, यानी कि 7 हमारा टोटल विषम दिन आए। इन 2010 से 2015 तक में 7 हमारे विषम दिन आए, और 7 में आप 7 का डिवाइड कर दो। अगर वही कैलेंडर आपको प्राप्त करना है, वही दिन प्राप्त करना है, वही डेट प्राप्त करना है, और अगर 7 में 7 का डिवाइड जाएगा, अगर यहाँ पे 0 आएगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि 2015 का कैलेंडर भी 2009 के कैलेंडर के समान ही होगा। ठीक है, तो आप 7 में 7 का भाग करो, 0 आता है आपका। ठीक है, शेष तो 0 आएगा शेष, तो अर्थात हम समझ गए कि इसका विकल्प हमारा कौन सा सही है, डी। अब यहाँ पे आप 16 करिए तो 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा तो 8 में आप 7 का भाग करोगे तो 1 शेष आएगा। 1 शेष करोगे तो उसमें 1 दिन जोड़ा जाएगा, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इससे मैच ही नहीं करेगा। समझ गए? ऐसे आपको करना है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, देख के ही आप इसको आंसर को सॉल्व कर सकते थे। चलिए, आपको अच्छे से पता है 2018 में एक क्वेश्चन आया था जिसे हमने आपको प्रीवियस पार्ट में करा दिया, जिसको हमने आपको 2 टाइप से कराया था। 1995 में भी आया था और 2018 में भी। मतलब उसमें आपने देखा था ना कि 1 जनवरी, ठीक है, 4 फिर 1995, जिसमें आपका आंसर आया था कितना, 26 मार्च। क्लियर? जिसको हमने सीरीज में भी किया था और हमने कैलेंडर में भी किया था। क्लियर? तो उम्मीद है वो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2017 में यूपीएससी ने आपसे पूछा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, देख के ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा, यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए हों। आप एक बात बताओ, दूसरा और चौथा शनिवार तो एक ही 4 शनिवार होते हैं, ठीक है, 4 रविवार होते हैं, तो आप बताइए सभी रविवार अवकाश के दिन हैं तो 4 रविवार हो गए ना। दूसरा और चौथा शनिवार यानी कि 2 छुट्टियां ये हो गई। ठीक है, आपसे कहा है केवल अवकाश के दिन माने गए हों तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। न्यूनतम का क्या मतलब होता है? न्यूनतम का मतलब ये होता है कि किसी भी वर्ष में सबसे कम दिन कौन से हैं। साधारण वर्ष में आप देखते हो क्या 28 होता है, लीप वर्ष में क्या होता है 29, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, किसी भी वर्ष के, यानी कि आपको लीप नहीं पूछा है, साधारण पूछा। और साधारण में भी सबसे कम किस माह में होते हैं, फरवरी में, तो हम फरवरी को यहाँ पे लेंगे। ठीक, अब फरवरी को हमने लिया तो फरवरी में कितने दिन हैं, न्यूनतम 28। छुट्टियां हमारी कितनी हैं, 6 दिन की। 28 - 6 = 22 डेज। यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आप इसको सही कर लेंगे। क्लियर? उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए, अब क्या है, हमने 2017 तक क्वेश्चन कर लिया, तो अब आप देखकर दंग रह जाएंगे कि यूपीएससी ने 2016 में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा।
ठीक है। यूपीएससी ने 2015 में भी नहीं पूछा, 14 में भी नहीं पूछा, 13 में भी नहीं पूछा, 12 में भी नहीं पूछा और 11 में भी नहीं पूछा। अर्थात अब आपसे क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा। तो इस तरीके से हमने अपने कैलेंडर के टॉपिक को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया, जो कि आपकी यूपीएससी की प्रीलिम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार ये बात क्यों कहता हूँ कि यूपीएससी की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पीसीएस के हिसाब से आपको कैलेंडर नहीं पढ़ाया। पीसीएस के हिसाब से हमारी ये रीजनिंग की क्लासेस नहीं हैं, ना ही किसी अदर एग्ज़ाम के लिए हैं, क्योंकि हम यूपीएससी के माइंडसेट से काम कर रहे हैं कि कम से कम कितना पढ़ के अधिक से अधिक अंक लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, आपने सभी पार्ट्स हमारे देख लिए होंगे। तो अब मिलते हैं अपने नए पार्ट्स में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।